हेलो एवरीवन, आई एम आरिफ खान। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज स्टेट इनकम ये देखने वाले हैं। इसके पहले हमने इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी चैनल पे रखा हुआ है बनाकर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस डिस्क्रिप्शन के लिंक पे या इस आई बटन को क्लिक करके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को देख सकते हैं। ये वीडियो सीरीज हमने बनाई हुई इकोनॉमिक सर्वे की, जिसमें हम इस इकोनॉमिक सर्वे को इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। जिस स्टूडेंट को इंग्लिश में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, टर्म समझ में नहीं आते इकोनॉमिक के, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा। अदरवाइज ये वीडियो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में ये वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आगे चलते हैं इस चैप्टर नंबर 3 स्टेट इनकम पे। तो सबसे पहला पार्ट जो आपको यहाँ पर दिखता है वो है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज GSDP। ये GSDP क्या होता है, ये GDP क्या होता है, ये हमने चैप्टर नंबर 1 पे देखा हुआ था। मैं ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। GDP अगर मैं डिफाइन करूँ तो GDP क्या होता है? GDP इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को ध्यान से लिख लीजिएगा। ये होती है GDP की डेफिनेशन। GDP निकालने के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक होता है आपका पॉलिटिकल बाउंड्री, फिजिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री। दूसरा होता है आपका टाइम पीरियड। तीसरा होता है गुड्स एंड सर्विसेज। और चौथा होता है फाइनल कॉस्ट। इन चारों को अगर आपने एक्यूमुलेट किया, इन चारों को अगर आपने एक साथ लिखा तो वही आपका क्या बन जाएगा? GDP। केयरफुली समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अब सबसे पहली बात करते हैं टाइम की, जो कि आप समझ गए होंगे। टाइम मतलब 1 ईयर, और 1 ईयर या 1 ईयर से कम डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। टाइम हमने मान लिया यहाँ पर 1 ईयर। 1 ईयर मीन्स 1 फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। वो हो गया टाइम पीरियड। फिर चलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे। गुड्स एंड सर्विसेज, GDP कैलकुलेट करने में क्या गुड्स तो यूज होते ही हैं, क्या सर्विसेज भी इस्तेमाल होती हैं? ये क्वेश्चन हमेशा होता था। तो जी हाँ, सर्विसेज का भी इस्तेमाल होता है GDP को कैलकुलेट करने के लिए। कैसे इस्तेमाल होता है? सर्विसेज होती क्या है, गुड्स क्या होते हैं, हम ये देखते हैं। साथ में लिखा हुआ है क्या? फाइनल कॉस्ट और फाइनल प्राइस, अंतिम मूल्य, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया फाइनल प्राइस। अब बात करते हैं फिजिकल बाउंड्री की। फिजिकल बाउंड्री मीन्स जैसे कि मान लीजिएगा ये इंडिया का पार्ट है। अगर मैं बाउंड्री की बात करूँ सिर्फ फिजिकल बाउंड्री की, तो ये इतना रीजन ही कवर हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल बाउंड्री की, कि इस बाउंड्री के बाहर भी अगर आप देखें ये ओशन है, इस ओशन में भी अगर हम कुछ ऑयल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वो भी किस में काउंट होगा? हमारे GDP में काउंट होगा। इंडिया की एक एम्बेसी है जो कहाँ पर बैठी हुई है? जो चाइना में होगी या बांग्लादेश में होगी या कहीं पर भी होगी, तो उस एम्बेसी में जो भी फीस वगैरह आती होंगी वो सारी फीस कहाँ पर आती है? वो इंडिया के अंदर। मतलब चाइना में बनी हुई इंडिया की एम्बेसी में भी इंडिया का हक है। वहाँ की जो इनकम होती है वो कहाँ पर आती है? वो इंडिया में ही आती है। तो वो भी GDP जो है वो इंडिया में GDP में ही कैलकुलेट होगा, जो भी फीस वहाँ से मिल रही है। फिर यहाँ पे अगर बात करें तो हम किसकी बात करेंगे? खास तौर से पॉलिटिकल बाउंड्री की। फिजिकल बाउंड्री नहीं, पॉलिटिकल बाउंड्री। तो उस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर में जितने भी गुड्स क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं। साथ में सर्विसेज भी। सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज वो होती हैं, सर्विसेज गुड्स में अगर आप देखें तो मैंने ये पेन बनाया, इस पेन को मैंने आपको दे दिया, तो ये क्या बन गया? एक फिजिकल गुड है। बात अगर करते हैं सर्विस की, तो सर्विस क्या हो गया कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 का इकोनॉमिक सर्वे बता दिया। इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर नंबर 3 मैंने आपको डिस्कस कर दिया और आपने उसको समझ के अपने पास लिख लिया। मैंने कोई भी फिजिकल गुड आपको प्रोवाइड नहीं किया है, मैंने आपको कुछ नॉलेज शेयर करी है और वही नॉलेज क्या बन जाएगी? वो आएगी सर्विस के अंडर में आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल ये नॉलेज आपके लिए फ्री है। तो सर्विसेज जो हो जाएंगी वो ऐसी चीज़ें होती है जो कि फिजिकल गुड नहीं होता है, बट आपको कुछ लगता है कि आपने कुछ हासिल कर लिया है, जो नॉलेज आपने गेन कर ली वो सर्विस होती है। तो सर्विस में क्या आता होगा? ट्रांसपोर्टेशन आता होगा, कि भाई एक टैक्सी वाले ने आपको एक तरफ से दूसरी तरफ छोड़ दिया, आपको फिजिकल गुड प्रोवाइड नहीं किया लेकिन आपको डेस्टिनेशन तक पहुँचा देता है। इंश्योरेंस हो जाते हैं, बैंक हो जाता है, एजुकेशन हो जाती है। ये तमाम चीज़ें किस में आ रही हैं? ये आपके सर्विस सेक्टर में आ रही है। गुड्स में क्या आ रहा है? इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो गुड्स में आ जाती हैं। बात करते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, टाइम क्लियर हो गया कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हम ये सब चीज़ों का प्रोडक्शन देख रहे हैं। फाइनल कॉस्ट ये सबसे अहम है। आपने देखा कि 4 अलग अलग इंडस्ट्रीज खुली हुई हैं हमारे शहर में, और उस शहर में एक इंडस्ट्री जो है वो व्हील्स बना रही है, चक्के बना रही है। एक इंडस्ट्री है जो कि पेंट बना रही है, एक इंडस्ट्री ब्रेक्स बना रही है, एक इंडस्ट्री स्टीयरिंग बना रही है। ये सभी का काम इतना है कि अगर इनका स्टीयरिंग बन जाएगा तो वो इनका फाइनल गुड है कंपनी का।
लेकिन ये सभी जो गुड्स इन कंपनी से फैक्ट्री से निकल कर जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे जाएंगे, और उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम क्या बना रहे हैं, एक कार बना रहे हैं। तो जब आप कार परचेस करने जाते हैं शोरूम में, तो आपसे वो शोरूम में जो ओनर होता है, डीलर जो होता है, वो आपसे क्या बोलता है कि भाई चक्की की कीमत 10,000 रुपये है, पेंट की कीमत 5,000 रुपये, सीलिंग की कीमत 3,000 रुपये। तो आपसे वो सब अमाउंट को नहीं बताता कि ये सब चीज़ें हमने यहाँ से ली हुई है, वो आपको बताता है क्या, फाइनल प्राइस किसका, उस कार का। वो कितना हो गया, 10 लाख 15 लाख, जो भी उसका कार का प्राइस होगा वो फाइनल प्राइस आपको मिलता है। तो हम बात करते हैं उस फाइनल कॉस्ट की, उस फाइनल प्रोडक्ट के फाइनल प्राइस की बात होती है। तो ये सब चीज़ें कहाँ पर आती है, जीडीपी में। तो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए आपको ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। बात हो गई पॉलिटिकल बाउंड्री की, तो ये पॉलिटिकल बाउंड्री या तो एक पूरी कंट्री हो सकती है, ये पॉलिटिकल बाउंड्री या तो सिर्फ एक शहर, एक सिटी हो सकती है, ये पॉलिटिकल बाउंड्री या तो एक स्टेट हो सकती है। जब ये पॉलिटिकल बाउंड्री हम स्टेट को कंसिडर करेंगे, तो हमारे यहाँ के स्टेट में या छत्तीसगढ़ हो, या एमपी हो, या उड़ीसा हो, राजस्थान, कोई भी स्टेट हो, जब उस स्टेट का जीडीपी हम फाइंड करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम बात करते हैं नेशन की, कंट्री की बात करते हैं, तो वो हो जाता है जीडीपी, इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, दो अलग अलग प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस एंड करंट प्राइस। करंट प्राइस मतलब जो लेटेस्ट प्राइस होगा, कांस्टेंट प्राइस मतलब एक बेस ईयर हमने मान लिया होगा, उस बेस ईयर को रेफरेंस मानकर हम अपने प्राइस को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और हमारे लिए बेस प्राइस जो फिक्स है वो क्या है, 2011-12, 2011-12 ये हमारा बेस प्राइस फिक्स है। अब मुझे ये बताएं कि ये बेस प्राइस किस बेसिस पे फिक्स होता है। बेस प्राइस, बेस ईयर जो होता है, सॉरी बेस ईयर जो होता है, वो बेस ईयर किस पे डिपेंड करता है, वो बेस से डिपेंड करता है कि उस ईयर प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं आया होगा, कोई भी नेचुरल डिजास्टर या कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज नहीं आई होंगी, ना कोई बाढ़ आ रहा है, ना कोई तूफान, ना अर्थक्वेक, ना कुछ ऐसा कुछ हो रहा है जिससे हमारी प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रहे हो। तो उस ईयर को हम क्या मान लेते हैं, बेस ईयर मान लेते हैं, और उसी बेस ईयर से रेफरेंस मानकर हम क्या करते हैं, जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई, कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस। तो इस बारी जो कांस्टेंट प्राइस में जीएसडीपी है वो है 24347,688 लाख रुपीज़। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आपको याद करनी पड़ेगी। साथ ही साथ मैं इस चीज़ को यहाँ से गायब कर देता हूँ, अदरवाइज ये चीज़ें इसमें मर्ज हो सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं करंट प्राइस की। तो करंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस, ये कितना है, 329,18023 लाख रुपीज़। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस। अब हमने दूसरी चीज़ जो हमें याद करनी है, जो हमें समझनी है, वो क्या है, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट मतलब कितनी वृद्धि हो गई जीएसडीपी में, कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना ग्रोथ हुआ। तो कांस्टेंट प्राइस में कितना ग्रोथ हो रहा है, 5.32%। करंट प्राइस में कितना ग्रोथ हो रहा है, 8.26%। ये दो ग्रोथ आपने देख ली। ये ग्रोथ रेट निकलता कैसे है, आपने परसेंटेज पढ़ा होगा एप्टीट्यूड में, तो उसी को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। 2019-20 का जीडीपी कितना माना हुआ है, इतना 24347,688। और 2000 जब हम बात करते हैं इसके एक साल पहले, दैट इज 2018-19, तो 2018-19 का जो जीडीपी था एट कांस्टेंट प्राइस वो था 23118182। ठीक है, ये था आपका 2018-19 का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और डिवाइड कर दिया आपने 2018-19 के जीडीपी के साथ, जीएसडीपी के साथ। परसेंटेज निकालना है तो आपने मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया, तो आपका परसेंट कितना आ गया, 5.32%। यही होती है आपकी ग्रोथ रेट। मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल आपके जीडीपी में कितने परसेंट का ग्रोथ आ रहा है, वही होता है ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। यहाँ पर भी वैसे ही होगा, 329,18023 इस साल का जीडीपी एट करंट प्राइस। लास्ट ईयर का जीडीपी कितना था करंट प्राइस में, 30406289, माइनस किया उससे, डिवाइड किससे किया, लास्ट ईयर के जीडीपी जीएसडीपी एट करंट प्राइस से, तो वो कितना था 30406289, मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि परसेंट निकाला तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस फ्रैक्शन को। तो आपको जो ग्रोथ रेट मिलता है वो कितना है, 8.26%। आई होप ये इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको यहाँ पर ये तीन चीज़ें याद रखनी है कि ये कितना है कांस्टेंट प्राइस में, करंट प्राइस में कितना है जीएसडीपी, ग्रोथ रेट कितना है कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस में, साथ ही साथ बेस ईयर हम किसको कंसीडर करते हैं। यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज इकोनॉमिक सर्वे आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, गवर्नमेंट की साइट्स में है, आप उसमें डाउनलोड कर लीजिएगा। ये कुछ वर्ड्स है, टर्मिनोलॉजीज है, डेफिनेशन जो आपको बताइए, ये नोट करके रखिएगा। अब चलते हैं अगले पार्ट, सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ये दोनों पार्ट, दोनों पाई चार्ट आपको ये बता रहे हैं कि जीएसडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है किस किस सेक्टर का।
उसके पहले देख लेते हैं कि जीडीपी, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया जीडीपी के बारे में, जीडीपी का डेफिनेशन आपने देखा, जीडीपी का एग्जांपल्स आपने देखा, तो जीडीपी निकालने से मैं किस कंक्लूजन पर पहुंचूंगा, क्या बात होगी, क्या मालूम चलेगा मुझे जीडीपी से। जीडीपी से मुझे क्या मालूम चलता है, जीडीपी से मुझे मालूम चलता है व्हाट इज द साइज ऑफ इकोनॉमी ऑफ माय कंट्री और माय स्टेट, या किसी भी जगह का आप साइज पहचान सकते हैं जीडीपी से। जितने ज़्यादा अमाउंट आएगा उतना बड़ी जीडीपी हो जाएगी। दूसरा ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी की आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ कितनी हो रही है। अब यहाँ पर देखते हैं सेक्टर वाइज जीडीपी कंट्रीब्यूशन। तो हम ये जान लें कि इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं। इकोनॉमी में होते हैं 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये किस बेस में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, तो प्राइमरी सेक्टर होता है नेचर से रिलेटेड जो भी पार्ट होगा वो प्राइमरी पे आएगा, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर। दूसरा एनिमल रिलेटेड वर्क्स। तीसरा आपका आ जाएगा मिनरल्स एंड ओर की माइनिंग, माइनिंग ऑफ मिनरल्स एंड ओर्स। बहुत जगह कन्फ्यूजन ये होती है कि क्या मिनरल की जो माइनिंग होती है वो प्राइमरी में आती है कि सेकेंडरी में आती है, क्योंकि आपने देखा मशीन्स लगी होगी तो आपने सोच लिया कि वो सेकेंडरी में आ गया। नहीं, वो सेकेंडरी में नहीं आता। मिनरल्स आर द नेचुरल रिसोर्स, तो उस नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल कैसा है, वो नेचुरली अवेलेबल है। एक्सट्रैक्शन की मशीन्स लगती हैं, बट मिनरल्स की जो माइनिंग होती है ना वो होता है प्राइमरी सेक्टर में। ये बात समझ में आ गई। तो प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड वर्क के पार्ट्स नाम से भी हम जानते हैं। दूसरा बात करते हैं सेकेंडरी में, जितना भी नेचुरल रिसोर्स आपने उठाया उसकी प्रोसेसिंग करी। फॉर एग्जांपल आपने प्राइमरी सेक्टर से कॉटन लिया, सेकेंडरी सेक्टर में उसी कॉटन को प्रोसेसिंग करके इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में लगाकर रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करके आपने उसको एक कपड़े में कन्वर्ट कर दिया, कॉटन ड्रेस में कन्वर्ट कर दिया। तो यही फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जो होती हैं ये किस में आती हैं, सेकेंडरी सेक्टर में। इसलिए सेकेंडरी सेक्टर को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम इंडस्ट्रियल सेक्टर। बात करते हैं टर्शरी की। टर्शरी में वो आता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी में नहीं आता है। मतलब यहाँ पर कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ सर्विसेज आ रही हैं। और सर्विसेज क्या होती हैं ये आपने बखूबी जानते हो। सर्विसेज मतलब जहाँ पर हम कोई भी फिजिकल गुड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बट हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक इनटेंजिबल से चीज़ आपको मिलती है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कोई आर्ट हो, चाहे वो किसी तरीके की सर्विस, जैसे ऑटो वाले ने, कैब वाले ने आपको उठाकर एक जगह से दूसरे जगह ड्रॉप कर दिया, आपने उससे पैसे पे किए, बट बदले में उसने आपको कुछ फिजिकल गुड नहीं दिया, बल्कि आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। ये है डिटेल आपके सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के। अब बढ़ते हैं यहाँ पर कि कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। हमारे इस सर्वे के डेटा के हिसाब से 2014-15 से डेटा लिया गया है, ये करंट का डेटा है, ये 2014-15 का है। तो कंपेयर कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए टोटल जीडीपी, जीएसडीपी 2014-15 में छत्तीसगढ़ की थी 100 रुपये, तो उसमें से 17.81 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन कौन दे रहा था, प्राइमरी सेक्टर। 47.56 रुपीज़ का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कौन दे रहा था, सेकेंडरी सेक्टर। और टर्शरी सेक्टर दे रहा था 34.61% का, 61 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन। उसी तरीके से जब हम मूव करते हैं अब प्रेजेंट कंडीशन पे 2019-20 के हिसाब से, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 16.81, 1% कम हो चुका है पहले के मुकाबले। अब इसमें भी आप ये देखिएगा कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर का जो सब पार्ट है, सब सेक्टर है, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है और सबसे कम किसका है। दो डेटा रख लीजिएगा अपने पास। पहला है क्रॉप्स के लिए, मतलब फसलें, उसमें कितना है, 10.19% कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर 16 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर में से, प्राइमरी सेक्टर से, तो उसमें से क्रॉप कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 10%, मतलब 1 रुपी 60 पैसा अप्रॉक्सीमेट। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको मान मत लीजिएगा इस 16 रुपये का। मिनिमम कंट्रीब्यूशन किसका है, एनिमल हस्बेंड्री का, पशुपालन का, कितना है, 1.63%। मैक्सिमम फ्रॉम क्रॉप्स, मिनिमम फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। अब चलते हैं सेकेंडरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 46.19%। पहले कितना था, 47.56%। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन क्या हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर का भी डाउन हुआ है परसेंटेज वाइज एज कंपेयर टू 2014-15 परसेंटेज वाइज। ठीक है, इसमें मैक्सिमम किसका है, मैन्युफैक्चरिंग का, कितना, इसको हिंदी में कहते हैं विनिर्माण, कितना है, 15.34%। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन सेकेंडरी सेक्टर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण 15.34। इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर से कितना, 9.08%, जो कि सबसे कम है किस सेक्टर के लिए, सेकेंडरी सेक्टर में। अब चलते हैं टर्शरी में। तो टर्शरी में जो होटल्स हैं, ट्रेड है, व्यापार है, रेस्टोरेंट है, इनमें कितना कंट्रीब्यूशन है, 7.99%। मतलब ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हो रहा है सर्विस सेक्टर में किसकी तरफ से, ट्रेड, व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, इससे हो रहा है लगभग 8% का कंट्रीब्यूशन। कहाँ पर, सर्विस सेक्टर में। और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है जीडीपी में,
एग्जैक्ट 37%, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं लगा यहाँ पर। पहले कितना था 34.61, अब ये सेक्टर क्या हो गया, बूम कर रहा है और 37% यहाँ पर क्या हो रहा है कंट्रीब्यूशन, तो पहले के मुकाबले यहाँ पर इंक्रीमेंट। तो परसेंटेज वाइज देखें तो एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर में डिक्रीमेंट हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर में भी परसेंटेज वाइज डिक्रीमेंट हुआ है, बट टर्शरी सेक्टर में परसेंटेज वाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है। तो ये था आपका सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन एट इन जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। नेक्स्ट पार्ट इज सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीएसडीपी एट करंट प्राइस। लास्ट पार्ट कांस्टेंट प्राइस, ये वाला करंट प्राइस। सेम डेटा ये दिया हुआ है 2014-15 का और ये डेटा है 2019-20 का। ये महज कंपेयर करने के लिए मैंने यहाँ बना रखा हुआ है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए तो प्राइमरी सेक्टर में जो सेक्टर आपको बखूबी पता हो चुके हैं, वहाँ पर पहले 19.32% था कंट्रीब्यूशन एट करंट प्राइस इन 2014-15, जो कि 2019-20 में परसेंटेज वाइज 22.07, मतलब ऑलमोस्ट 3% रेज हुआ है प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी में पहले था 45.9, अब कितना हो गया 41.08, परसेंटेज वाइज यहाँ पर डिक्रीमेंट। सर्विस सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में 34.78 से कितना हो चुका है 36.85% कॉन्ट्रीब्यूशन हो चुका है सर्विस सेक्टर में इन 2019-20। तो ये था आपका एरिया वाइज, सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, इतना परसेंट प्राइमरी से, इतना परसेंट सेकेंडरी से, इतना परसेंट टर्शरी से। सेक्टर्स क्या होते हैं आपको पता है। अब प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स में से कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, किसका कंट्रीब्यूशन कम है। तो यहाँ पर जैसे करंट में कांस्टेंट में था क्रॉप्स का, फसल का, यहाँ पर भी क्रॉप्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, कितना है 12.73%, जो कि मैक्सिमम है प्राइमरी सेक्टर में, और सबसे मिनिमम है कहाँ पर, फिशरी में, जो कि है 2.41%, 2.40%, कहाँ पर प्राइमरी सेक्टर के दोनों पार्ट आपने देख लिया। सेकेंडरी में जब हम जाएंगे तो वहां पर था विनिर्माण, जो कि था मैन्युफैक्चरिंग, और यहां पर है क्या, कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण। आप बुक में अगर पढ़ें, सर्वे अगर खुद से पढ़ते हैं तो निर्माण मतलब आपका कंस्ट्रक्शन। तो इसका कितना कंट्रीब्यूशन है 22.07% कंट्रीब्यूशन है कंस्ट्रक्शन का सेकेंडरी सेक्टर में, जो कि मैक्सिमम है इन दिस एरिया। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस वाटर, इसका मिनिमम कंट्रीब्यूशन है जीएसडीपी में, सेकेंडरी सेक्टर में कितना है 7.53%। हम बात करते हैं अगर सर्विस सेक्टर की, तो इस सर्विस सेक्टर में जो रियल एस्टेट है, इसको बोलते हैं स्थावर संपदा, ये आपके सर्वे में लिखा हुआ है, तो उसका मतलब होता है रियल एस्टेट। उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 10.09% कंट्रीब्यूशन है, जो कि मैक्सिमम है सर्विस सेक्टर में। तो ये रहा सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन इन जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड एट करंट प्राइस। आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। फैक्चुअल डेटा है, ये आपको याद रखना है, क्या होता है करंट, क्या होता है कांस्टेंट, क्या होता है सेक्टर्स, ये सब चीजें आपको पता है। अब चलते लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3, दैट इज स्टेट इनकम, दैट इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ये पर कैपिटा इनकम होता क्या है? पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम भी कहते हैं, बिकॉज इट इज अ मेजर ऑफ एवरेज इनकम अर्न्ड पर पर्सन इन अ गिवन एरिया। वो एरिया एक शहर भी हो सकता है, वो एक स्टेट भी हो सकता है, वो एक कंट्री भी हो सकती है, या कि हम वर्ल्ड की बात कर सकते हैं। तो एरिया श्रिंक हो सकता है, एरिया एक्सपांड हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। इन अ गिवन एरिया इन अ स्पेसिफाइड टाइम, वो एक साल, यूजुअली हम एक साल की बात करते हैं, फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। तो पर कैपिटा इनकम क्या हो गया, इट इज अ मेजर ऑफ द एवरेज एनुअल इनकम अर्न्ड पर पर्सन इन अ गिवन एरिया इन अ स्पेसिफाइड टाइम, जनरली 1 ईयर, ठीक है। तो ये हो गया पर कैपिटा इनकम। कैसे कैलकुलेट करेंगे? पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट रीजन। नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी या दैट स्टेट या दैट एरिया या दैट कंट्री या दैट वर्ल्ड। कंप्लीट वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन भी निकाल कर, आप पूरे वर्ल्ड की इनकम निकाल कर डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा क्या, पर कैपिटा इनकम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मूला हो जाता है। अब बात करते हैं डेटा की, तो एट कांस्टेंट प्राइस एंड करंट प्राइस, तो यहाँ पर कांस्टेंट प्राइस कितना है 83075 रुपीज इज द कांस्टेंट प्राइस पर कैपिटा इनकम ऑफ छत्तीसगढ़। करंट प्राइस में बात करें तो 98,281 इज द करंट प्राइस, इज द पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस। तो ये दोनों आपको याद रखना है। मोस्टली आपके क्वेश्चन जो होंगे वो कांस्टेंट प्राइस से होंगे, तो ये डेटा की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, बट आपको ये भी याद रखना है। अनसर्टेनिटी हर एग्जाम में होती है, तो सर्टेनिटी कुछ भी नहीं है किसी चीज़ की भी, तो प्रिपेयर हमको हर चीज़ पे रखना है, प्रिपरेशन अपनी हर चीज़ पे मजबूत रखनी है। अब बात करते हैं ये 2019-20 की हो रही है, 2019-20 की बात हो रही है। बात करते हैं 2018-19 की। इन 2018-19 व्हाट वाज द पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, तो वो था 80,155। ये क्यों जान रहे हैं, ये आपको याद नहीं करना है।
करंट प्राइस में 2018-19 में पर कैपिटा इनकम कितना था, दैट इज 92,413। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम पर कैपिटा इनकम में परसेंटेज ग्रोथ देखने वाले हैं। तो परसेंटेज ग्रोथ कितनी हो रही है, परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है पहले के मुकाबले, तो वो कैसे निकालोगे, द पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इन 2019-20 माइनस 2018-19 डिवाइडेड बाय 2018-19 मल्टीप्लाई बाय 100। सेम वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है करंट प्राइस के लिए भी, तो आपको मिलेगा क्या, ये परसेंटेज ग्रोथ मिल जाएगी। तो आपने देखा कि कांस्टेंट प्राइस में पर कैपिटा इनकम का जो परसेंटेज ग्रोथ था वो कितना था, 3.64%, और कांस्टेंट प्राइस में जो ग्रोथ रेट था वो कितना था, 6.35%। ये दोनों डेटा आपको याद रखने हैं। तो आपके लिए क्या यूजफुल है, आपके लिए ये दोनों यूजफुल है और आपके लिए ये दोनों यूजफुल है। ये डेटा सिर्फ कैलकुलेशन के लिए मैंने बता रखा था, तो आप समझ गए तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा, और ये दो डेटा आप इसको याद कर लीजिएगा, लास्ट का डेटा आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये था पर कैपिटा इनकम के बारे में। अब ये बताएं कि पर कैपिटा इनकम निकालने से हमें क्या मिलता है। आपने पर कैपिटा इनकम फाइंड कर लिया, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वेरी गुड। बट इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या होता है कि इट शोज हाउ प्रॉस्पर योर इकोनॉमी इज। आपकी इकोनॉमी कितनी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बताने के लिए क्या होता है, पर कैपिटा इनकम यूजफुल होता है। और साथ में अगर हम बात करें तो किसकी बात होती है कि इट मेजर द स्टेबिलिटी एंड द वेल्थ ऑफ इकोनॉमी, स्टेबिलिटी एंड वेल्थ ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये इसका एडवांटेज है। बट डिसएडवांटेज क्या है, इट डज नॉट मेजर द डिस्पैरिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये आपको महज एवरेज इनकम ही निकाल कर बताएगा। इसमें हम सब की इनकम सेम है, कितनी हो गई 83,075, तो शायद आपकी इनकम इतनी ना हो, इससे ज़्यादा हो, या मेरी इनकम इतनी ना हो, इससे कम हो, डिपेंड करता है। तो ये जो डेटा है ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है, जो डिस्पैरिटी है, उसको ये प्रॉपर कैलकुलेट नहीं करता है। बट फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डेटा आपको वैसे भी उसमें मिल जाएगा आपके इकोनॉमिक सर्वे में। अब हम चलते हैं आगे। अब आपका टास्क कितना है कि आप इकोनॉमिक सर्वे ओपन करके जो ग्राफ बने होंगे उस ग्राफ के हिसाब से देखिएगा कि जो जीडीपी है 2018-19 या 2019-20 या इसके पहले का 2017-18, क्या इन सब में जीडीपी क्या हमेशा इंक्रीज हो रहा है, क्या जीडीपी डिक्रीज हो रहा है, कि जीडीपी में फ्लक्चुएशन है, अप एंड डाउन हो रहा है। तो ये टास्क है अब आपका, आप देखिएगा। मैं आपको यहाँ पर इसी के साथ अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं ही आपको पूरी पिक्चर्स शो कर देता हूँ, उसके हिसाब से आप मुझे ये बताएंगे कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस 2014-15 से 18-19-20 तक उसका फ्लो कैसा है, अप और डाउन और अप डाउन। करंट प्राइस में भी मुझे बताएंगे कि डाउन है या अप डाउन है। पर कैपिटा इनकम, ये लाइन से आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, पर कैपिटा इनकम इसका भी वेरिएशन कैसा है, अप डाउन, और कंटिन्यूसली अप है कि कंटिन्यूसली डाउन है। तो सब चीज़ आपको मालूम चलना चाहिए, तभी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 2014-15 से अगर हम डेटा देख रहे हैं, जीडीपी का डेटा देख रहे हैं 2019-20 तक, तो उसमें किस तरीके के वेरिएशन आपको दिख रहे हैं, कंटिन्यूसली अप, कंटिन्यूसली डाउन, अप एंड डाउन, और नन ऑफ दीज। तो इन चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन टिक करना होगा। अगर ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने डेटा को प्रॉपरली रीड नहीं कर पाते हो, चार्ट को रीड नहीं कर पाते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपके लिए वो सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर आप खुद से ये चीज़ कैलकुलेट कर पाएंगे। नॉलेज शेयर करना या पूरी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको उस काबिल बनाना कि आप उस डेटा को खुद एक्सट्रैक्ट करके, खुद समझ कर अपने नोट्स बना के तैयार कर लें। ये हमारा यहाँ पर मोटो है। तो इसी मोटो के साथ और इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो पे। तो एक हफ्ते के अंदर आपको अगला वीडियो मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 4, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ छत्तीसगढ़ 2019-20। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, बाय बाय।